नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अहम सवाल है, हम भारतीयों को क्या 1947 बनाम 2022 का फर्क बूझता है? कतई नहीं। मेरी इस बात का क्या मतलब है? दरअसल जैसे दुनिया में है वैसे भारत में भी है। वक्त मनुष्य में आगे बढ़ने और प्रगति का मुगालता बनाए हुए होता है। जैसे मानवता पिछले 300 सालों के विकास से अपने को परम विकसित समझती है, जबकि दूसरा पहलू यह है कि उससे हुआ विनाश ज्यादा भयावह है। मनुष्य अपने हाथों तबाही बनाते हुए प्रकृति विनाश का भस्मासुर मनुष्य बना है। ऐसे ही हर देश का विकास और विनाश दोनों नागरिकों की करनी से बना होता है। उसमें लोग विनाश की आमतौर पर अनदेखी में जीते हुए होते हैं। भारत में अब अमृत वर्ष की नई अमृत वेला की बातें हैं। राष्ट्र जश्न के साथ यह बात हुई है, लेकिन सोचें, तिरंगे की प्रतीक पूजा से भारत ने 75 वर्षों का लेखा जोखा क्या किया है? अपने हिसाब से न समीक्षा है और न विचार। हिसाब से देश के जीवन मरण की इन तीनों बातों पर राष्ट्र चिंतन होना चाहिए। पहला मसला है 140 करोड़ लोगों की आबादी का समाज साझा संकल्प धारे हुए है या वह जात पात में बटा और बिखरा हुआ है? दूसरी बात, क्या राष्ट्र अपने इतिहास की हिंदू मुस्लिम ग्रंथि से मुक्त है? तीसरी बात, आजादी क्या हर भारतीय को समान अवसर और मानवाधिकारों की मौलिक मानव गरिमा दे सकी है? जान ले, इन्हीं तीन सवालों में कौम और देश का भविष्य निर्भर है। इस पर अब मैं 75 का भारत सीरीज में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से विचार कर रहा हूँ। वैदिक जी, आज़ादी के 75 सालों के ऊपर पूरे देश में तिरंगा फहराकर जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये अपने आप में पर्याप्त है या इन 75 वर्षों का कुछ लेखा जोखा होना चाहिए, कुछ विचार मंथन या हमारी उपलब्धियों कमियों की समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, तिरंगा फहराने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन होता ये है कि हम सिर्फ हर मामले में तिरंगा फहरा कर ही संतुष्ट हो जाते हैं, यानी बाहरी प्रदर्शन करके अपने आप को तुष्ट कर लेते हैं। वो ठीक नहीं है। तिरंगे के पीछे जी जो बड़ा भारी संघर्ष हुआ, जो लोगों की एक दृष्टि थी कि भारत को महासंपन्न बनाना है, भारत को महाशक्ति बनाना है, उस पर जोर देना ज़्यादा जरूरी है। वरना सिर्फ प्रतीक पूजा करें तो वो पत्थर पूजा की तरह है, मूर्ति पूजा की तरह। मूर्ति को पता ही नहीं चलता है कि मेरी पूजा कर रहे हैं या मेरा अपमान कर रहे हैं, अपने दिल में होता है। नहीं तो राष्ट्र को अपनी आज़ादी के बाद में या पूरे राष्ट्र जीवन को समीक्षा और उसका लेखा जोखा किस तरह करना चाहिए? सारे मानदंड तय करने चाहिए। जैसे सिर्फ राजनीतिक मानदंड नहीं कि हम राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, सांसद बन गए, विधानसभा सदस्य बन गए, वो तो ठीक है, बन गए, ये तो औपचारिकताएं हैं। असल ये है कि बन के आपने किया क्या, पाया क्या, देश में मौलिक परिवर्तन क्या हुआ। क्या देश में आज हमारे पास 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। इसमें से मुश्किल से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके खाने पीने, रहने और कपड़े पहनने की सुविधा कहो कि पर्याप्त है। नहीं, लेकिन इसी में मतलब ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन 75वें वर्ष में ही संसद में ये बात सुनी गई कि भाई सरकार ने मेहरबानी कर दी है, सरकार का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इतने करोड़ लोगों को इतना फ्री राशन दे रहे हैं, ये उनका पेट भर रहे हैं। ये अपने आप में पूरी उपलब्धि बता के इस बात को कहा जा रहा है? नहीं, ये उपलब्धि नहीं है। ये एक तरह से एक संकटकालीन व्यवस्था है और इसमें कोई बुराई नहीं है कि गरीब लोगों को अनाज दिया गया। महामारी के संकट में ज़रूरी था, लेकिन मूलभूत परिवर्तन क्या हुए? आज़ाद होने का मतलब है आज़ाद होना, अपनी कमज़ोरियों से आज़ाद होना, अपनी गरीबी से आज़ाद होना, अपनी विषमता से आज़ाद होना, हाँ, अपनी गुलामी से आज़ाद होना। वो तो हम वहीं के वहीं धरे हैं 75 साल के बावजूद। कोरा तिरंगा फहराने से आज़ाद हो जाएंगे क्या हम? आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि देश की परिस्थितियों को फिराना, उनको उलट देना। जो अभी शीर्षासन के बल खड़ा हुआ है देश, उसको पांव के बल खड़ा करना। उस नाते मेरा सवाल ये है कि 1947 के अंदर आज़ादी के वक्त भारत की जो खास जो उस समय का अनुभव था या जिस स्थितियों से हम बाहर निकले, वो अब कितना हम बदल पाए उन स्थितियों को, जिसमें मेरा ये मानना कि 1947 में
हिंदू मुस्लिम ग्रंथि जो इतिहास जन्य है, जिसके कारण विभाजन हुआ, क्या उस बिखराव, उस ग्रंथि से हम लोग बाहर निकल पाए, उबर पाए, उससे समृद्ध समाज समृद्ध हो पाया? उसको ऊपर ऊपर से ढकना तो लगाया गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उबल रहा है और वो कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा विस्फोट तो होता रहता है हमारे यहाँ, कई प्रांतों में होता रहता है, लेकिन बहुत बड़ा डर ये है कि इतना मन मुटाव न हो जाए संप्रदायों के बीच, विभिन्न मज़हबों के बीच, कि 1947 में तो 2 टुकड़े हुए थे जी, अब भारत के 1000 टुकड़े हो सकते हैं जी। मोहल्ले बढ़ जाएंगे, ज़िले बढ़ जाएंगे, प्रांत बढ़ जाएंगे और एक देश में सैकड़ों देश खड़े हो। नहीं, तो उसका अर्थ ये है कि हमारी समीक्षा का, हमारे लेखे जोखे का पहला बुनियादी कारण, बुनियादी बात मोटे तौर पर ये होनी चाहिए कि समाज में समरसता हम बनवा पाए हैं या नहीं बनवा पाए। जात पात का जो भेद था, जो हमारी बुनियादी कमी रही है, उससे हम बाहर निकल पाए या नहीं निकल पाए। व्यास जी, आपने जात पात का सवाल बहुत अच्छा उठाया, इसके बारे में थोड़ा बाद में मैं कहूँगा। पहले जो बड़ा बुनियादी सवाल आपने उठाया, थोड़ा उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जो मैंने कहा कि देश के 1000 टुकड़े हो सकते हैं, उसको ठीक कैसे करना। हमारे यहाँ जिसको अंग्रेज़ी में अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण, उसकी नीति अपनाई जा रही है। कोई भारत में ऐसा विद्वान उठ के खड़ा नहीं होता है जो मुसलमानों को कहे कि तुम निर्गुण निराकार परमात्मा को, अल्लाह को मानते हो। हमारे यहाँ भी बहुत संप्रदाय हैं भारत जो मानते हैं, तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। बुनियादी बात तुम मानो, लेकिन तुम अरबों की नकल किस लिए कर रहे हो जी? क्या अरब लोग तुमसे श्रेष्ठतर हैं जी? वो तो जहालत थी, जहालत यानी अंधकार। उस अंधकार युग में पैगंबर मोहम्मद एक क्रांति लाए। हमारे यहाँ तो वैसी क्रांतियाँ हज़ारों बरस से हो रही हैं। स्त्री पुरुष की समता का, मानव की आज़ादी का, विषमता को समाप्त करने नहीं, लेकिन इसमें फिर मैं एक हमारे मुसलमानों को कोई ये बोलने वाला साफ साफ आजकल भारत में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि भाई तुम भारतीय होने पे गर्व क्यों नहीं करते जी? मैं तो उसको इस रूप में कहता हूँ। दुबई में एक भाषण हुआ था मेरा 15-20 साल पहले, तो कई अरब लोग भी भाषण सुनने आए थे। मैंने उनके बीच कहा कि मुझे भारत के मुसलमानों पर गर्व है। तो अरब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि इस आदमी का, इंडियन का आदमी का दिमाग ख़राब हो गया, क्या बात बोल रहा है हमारे सामने, अरबों के सामने। मैंने कहा मुझे क्यों गर्व है, क्योंकि मोहम्मद साहब जो क्रांति आपके यहाँ लाए अरब मुल्कों में, वो तो हमारे लोगों ने अपनाई ही, लेकिन हज़ारों बरस से जो भारतीय संस्कृति की एक विचारधारा क्रांतिकारी चल रही थी, वो उनके रगों में बहती है। दोनों ने मिलकर हमारे मुसलमानों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान बनाया है। मैं अपने मुसलमानों से कहता हूँ कि भाई तुम अपने आप को पहले पक्का भारतीय बनाओ, तुम हो भारतीय, उस संस्कार को मजबूती दो, और जो कुछ मोहम्मद साहब ने वहाँ एक श्रेष्ठ विचारधारा परंपरा शुरू की है उसको भी अपनाओ। नहीं तो वैदिक जी, मेरा यहाँ अगला सवाल ये है कि आपने पात के का तो ये मसले पर ये बताया, लेकिन जात को लेकर आप ये भी तो आग्रह होना चाहिए कि जातियों में हिंदू समाज जो 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो बटी हुई है, उसमें कैसे, उन्हें कैसे समझाया जाए कि पहले भारतीय बनो, बाद में जातिवादी बनो। ये इसका तो आपने भी कभी जिक्र नहीं किया होगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक कहा, और मैंने तो इसके बारे में सैकड़ों बार लिखा है और लिखा ही नहीं है। उनको भारतीय बनो, और भारतीय बनने के साथ में, भारतीय बनने से जात के बंधन टूटने के अलावा जात की जो चीना जपटी आरक्षण, ये खत्म होकर देश बतौर एक कौम कैसे विकसित हो सकता, ये मेरे ख्याल से आपने भी ज़्यादा इस पर आग्रह नहीं करते जी। मैंने कई बार लिखा है, अपने यहाँ शास्त्रों में कहा है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजरुच्यति, कि जन्म से हर मनुष्य शूद्र पैदा होता है, संस्कार से द्विज बनता है। द्विज यानी दूसरी बार जन्मा हुआ, जिसका संस्कार नहीं है वो सब शूद्र है। उस नाते आप ये मानेंगे, उस नाते जात जन्मना हो ही नहीं सकती। हाँ, जन्मना नहीं, जन्मना भारतीय माना जाना चाहिए, जन्मना भारतीय होना चाहिए। हाँ। जन्मना भारतीय से भी ज्यादा मनुष्य माना जाता है। हाँ, सारे मनुष्य, सही बात है, सारे मनुष्य एक, ठीक बात। इसलिए जात पात का कोई भेद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने 75 वर्षों में ये इसका उसको बढ़ाया, हमने प्रबल किया। हाँ, और मजबूत संविधान प्रबल कैसे किया, संविधान प्रबल कैसे किया है, हमने आरक्षण लगा दिया। तो जिनको आरक्षण मिलता है वो घनघोर जातिवादी हो जाते हैं, वो सब दूर जात के चश्मा लगा के सबको उसी चश्मे से देखते हैं, और उनके विरोध में
लोग हो जाते हैं। लेकिन आपका संविधान और सरकार आरक्षण के पक्ष में है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ बोले। उस नाते सिर्फ मैं ही लिखता हूँ। नहीं तो उस नाते वैदिक जी, उस नाते ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि 75 वर्षों में हमने बतौर राष्ट्र, बतौर संविधान, जो हमारी बुनियादी कमी थी जात पात के विभाजन की और उसको और बढ़ाया है। बिल्कुल बढ़ाया है और उसे संविधान सम्मत बना दिया। आप ठीक कह रहे हैं, उसको संवैधानिक पुष्टि प्रदान कर दिया। हाँ। अकेले डॉक्टर लोहिया ऐसे थे कि कहते थे सप्त क्रांति करो, जात तोड़ो आंदोलन चलाओ। मैंने अपने परिवार में किस जाति के लोग नहीं हैं। बेटियां हमारी कई अन्य जातियों में ब्याही हैं, कई अन्य जातियों की बहुएं हमारे परिवार में आई हैं और सब अंतर्भुक्त हो गए, सब आनंदपूर्वक रहते हैं। तो ये फिर अब इस बात को ये समेटा इस तरह जाए कि पहली ग्रंथि हिंदू मुस्लिम और फिर दूसरा जातवाद और समाज और कौम का एकजुट होना, भारतीय होना, ये अभी भी हमारे लेखों जेखों में नेगेटिव बात है। इसमें हमने कुछ बही खाते के अंदर हमारे कुछ उपलब्धि नहीं है। उसका कारण क्या है कि इस देश में आज के दिन सबसे मुखर कौन है? नेता लोग हैं। नेता लोग जात पात के आधार पर ही सत्ता पाते हैं। नहीं, देखिए वैदिक जी, नेता लोग मजहब का भुलावा देकर, मजहब की अफीम खिला के सत्ता पाते हैं। नहीं, लेकिन वैदिक जी हर बात के लिए नेता को नहीं, हर बात के साधु सन्यासी, कोई मुझे मुल्ला मौलवी, कोई पादरी, कोई समाज सुधारक ऐसा नहीं दिखता कि जो जात के विरुद्ध बोले, जो धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध, सांप्रदायिकता के विरुद्ध बोले। सारे लोग यथास्थिति को मजबूत करने में लगे। उस यथास्थिति का तीसरा दुष्परिणाम 75 वर्षों का क्या, ये आप नहीं मानेंगे कि सचमुच में अंग्रेजों के वक्त के मुकाबले में या 1947 से पहले की गुलामी वाली स्थितियों के का सिस्टम और व्यवस्था और हाकिम कोतवाल वो इन 75 वर्षों में और ज़्यादा हावी हो गए। हाँ, ठीक है। वो जो एक मानवाधिकार होने चाहिए, जो मनुष्य की आज़ादी होनी चाहिए, उस सब के ऊपर वो लोग छाए हुए हैं। ठीक है, ये बात सहमत हूँ मैं, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। तो ये हुआ है। तो ये लेखा जोखा, ये समीक्षा इस वक्त में इस मोड़ पर क्यों नहीं होती? क्या हमारी समझ के बाहर की बात है या क्या है ये स्थिति? व्यास जी महाराज, ये आप कर रहे हो, ये अच्छा ही कर रहे हो। ये तो खैर इससे कोई कुछ सीख ले तो उसका देश का फायदा होगा। करे क्या, कोई कुछ तो लिखने वाले, बोलने वाले होने चाहिए। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग कम से कम कुछ बोल रहे हैं। कुछ असर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हरिओम तत्सत। चलिए वैदिक जी, आज एपिसोड इसी बात से समाप्त करते हैं। सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं, वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं, ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।